हेलो और नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की चैनल के ऊपर और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन के रूप में साबित हुआ है। दोस्तों, हम लोगों ने एक दिन पहले आपके साथ एक सेशन किया था। ये सेशन की खासियत ये थी कि हम आपके लिए कुछ नया लेके आने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। उसी के ही कंटिन्यूएशन में मैं और मेरे साथीगण आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स की आज से शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं जिसे मैं कहता हूं बैटल्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। हम लोग अभी ये सेशन के अंदर हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, पर इतिहास को पढ़ने के पीछे का जो नजरिया है या इतिहास को जो पढ़ने के पीछे का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से हम लोग बदल देंगे। वी विल चेंज दी कोर्स ओरिएंटेशन ऑफ हिस्ट्री। मेरा इंटेंशन ये सेशन के थ्रू ये लाने का है कि मैं आपको ये बताऊं कि इतिहास को कैसे पढ़ा जा सकता है, हाउ इट नीड्स टू बी स्टडीड डाउन। ओके, तो हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर ये सेशन को करेंगे। आज के सेशन के अंदर मैं आपको ओरिजिन कराऊंगा एंशिएंट इंडिया से। आई विल बी स्टार्टिंग विथ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट से हम लोग जाएंगे मिडिवल इंडिया की तरफ। वी विल ट्राई टू जंप टू द मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया से हम लोग मॉडर्न की तरफ जाएंगे। तो आप देखिए कि आधुनिक इतिहास में बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई है। देयर आर मल्टीपल बैटल्स दैट हैड फॉट फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल टू द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। आप देखने की कोशिश करोगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के समय में भी हमको बहुत सारी बैटल्स देखने को मिली। अब ये जितने भी बैटल्स है इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही है भारतीय इतिहास को लेके, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो भारत में जैसे स्टेट फॉर्मेशन की जो शुरुआत होती है, स्टेट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब राज्य का निर्माण होता है तो इसमें भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी, आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हमको ये पता चल रहा है कि लड़ाइयाँ होगी। ये लड़ाई का परिणाम हमको यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि अल्टीमेटली कुछ नया बदलाव होगा सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली सर, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हमको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये जो सेशन लेने का इंटेंशन है, ये इंटेंशन यही है कि मैं आपको चेंज ओरिएंटेड हिस्ट्री पढ़ा पाऊँ। आई मेक यू अंडरस्टैंड द चेंज ओरिएंटेड हिस्ट्री। और ये जो चेंज ओरिएंटेड हिस्ट्री है इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर करेंगे सर, ठीक है। तो बहुत सारी बैटल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में अलग अलग बैटल्स होती है, ये बैटल्स का सिग्निफिकेंस क्या है ऐतिहासिक रूप से सर, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके सिग्निफिकेंस को फाइनली कवर करते करते वी विल ट्राई टू सी द आउटकम ऑफ द बैटल्स एज वेल, कि भाई इसने इतिहास के ऊपर क्या असर डाली है वो भी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। तो एक नई सीरीज है, एक नया आपके लिए प्रयत्न किया जा रहा है मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से, जहां आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक पिक्चर तैयार हो और हम बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा का पूरा सेशन होगा ये क्रोनोलॉजिकली होगा सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग क्रोनोलॉजी को भूल जाएंगे। ओके, विल बी स्टिकिंग टू द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया कि एक एक करके वैदिक पीरियड में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी जिसको हम लोग कल्चरली या पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस रूप में देखते हैं, या आप समझने की कोशिश करोगे लेटर वैदिक पीरियड में होती है, पोस्ट वैदिक पीरियड में होती है, हड़प्पन एज में होगी सर, ठीक है। तो लंबी कहानी है, बट इस बेसिस के रूप में आपको खाली समझा रहा हूँ कि देखिए बैटल्स ने कैसे इंडियन हिस्ट्री को चेंज किया है। तो चलते हैं आगे, हमारे कोर्स की शुरुआत करते हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके साथ मैं बना रहूंगा, बहुत लंबे लंबे सेशंस होंगे। आज तो हम लोग एंशिएंट इंडिया से शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो आई विल बी जंपिंग टू एंशिएंट इंडिया, वहां से मिडिवल इंडिया, वहां से मॉडर्न इंडिया। हम लोग तीनों के तीनों टॉपिक्स की तरफ भी देखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। सो चलिए आगे, आपका एजुकेटर प्रतीक नायक मेरा नाम है। खैर ज़्यादातर लोग मुझे परिचित होंगे मुझसे, मैं अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। यहाँ लेट्स क्रैक के ऊपर आपके लिए एक सिग्निफिकेंट सीरीज लेके आया हूँ। अनअकैडमी प्लस अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन एज ऑफ नाउ वन, क्योंकि आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं भी हूँ, मृणाल सर भी है, और भी टीचर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अभी बहुत फंटास्टिक ऑफर्स भी चल रही है। सो यू गेट 20% ऑफ इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कोई भी लीजिए, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको 20% ऑफ भी अभी यहाँ डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड PN Live। If you got any queries you can call on the number provided on the screen। आप वहाँ कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप उसे भी कॉल कर सकते हो सर। खैर, बाकी हमारी बैचेस शुरू हो रही है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच है ये। बैच में आप देखोगे तो अनअकैडमी के टॉप 5 एजुकेटर्स कवर कर रहे हैं। पवनीत सर है, सुदर्शन सर है, मृणाल सर है, मैं हूँ और सिद्धार्थ अरोड़ा सर है। सब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। पवनीत सर PSI
IR एंड करंट अफेयर सेंट्रिक है, सुदर्शन सर ज्योग्राफी एनवायरमेंट, मृणाल सर इकोनॉमी का करंट, मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर, और सिद्धार्थ सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो पूरा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए होगा सर, ठीक है। तो ये बैच के अंदर जुड़िए। ये बैच में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप UPSC अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू कैन यूज दिस कोड PN live एज वेल। बाकी लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दे कैन हेल्प यू अगर आपको कोई भी लोन की अवेलेबिलिटी चाहिए तो। खैर चलते हैं आगे, और हम लोग बेसिकली आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत यही है कि यहाँ किस तरह से बैटल्स को पढ़ा जा सकता है। अब देखिए कि बैटल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, और हम लोग बेसिकली एक एक करके देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री में जैसे ह्यूमंस का प्रोग्रेस हुआ वैसे लड़ाइयों का भी प्रोग्रेस होता है, और उसने भारतीय इतिहास को बहुत बदला है सर, ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा बेसिकली टॉपिक है बैटल्स दैट चेंज इंडिया सर, है ना। भारत के अंदर बैटल्स ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप नॉर्मली ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के दौरान आप देखोगे तो आपको बहुत सारी बैटल्स की लिस्ट मिलेगी, राइट। कार्नाटिक वॉर है, प्लासी की लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई है। आप देखने की कोशिश करोगे तो सिखों के साथ लड़ाई की थी, है ना, ब्रिटिश हैड अ फाइट विद द एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर। इन सब के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा कि किसने लड़ाई की है सर, ठीक है। सो बेसिकली ये बैटल्स क्यों होती है सर आप समझने की कोशिश करिए कि पहले तो हमको ये देखना है कि बैटल्स क्यों होती है, लड़ाई क्यों होगी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो नॉर्मली लड़ाई आप देखने की कोशिश करोगे किंगडम्स के बीच में होगी, आज की तारीख में स्टेट्स के बीच में होती है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि हमको एक तो लड़ाई के पीछे के कारणों में हम जाएंगे तो हमको पहले तो राजाओं के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी सर, ठीक है। किंगडम्स के बीच में लड़ाई आपको बड़ी मात्रा के अंदर देखने को मिल जाती है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये एक पात्र था जिसके थ्रू हमको ये बैटल्स देखने को मिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज की तारीख के अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जब नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्र राज्यों का, तो इनके बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो वी आर फाइंडिंग दैट द बैटल्स आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस बिटवीन द नेशन स्टेट्स एज वेल सर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रही है। रशिया और यूक्रेन आपने देखा होगा, चाइना ताइवान के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो इस बेसिस में जब हम लोग हिस्टोरिकल सेंस में चीज़ों को देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ हिस्टोरिकल वे सर, ठीक है, तो हमको बैटल्स के बारे में पता चल रहा है कि बैटल्स आर एन आउटकम ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन द सोसाइटी सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि समाज के अंदर के अलग अलग तबक्के, समाज के अंदर अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इनके बीच में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, इनके बीच में रिसोर्सेज को लेके, इनके बीच में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को लेके, इनके बीच में हो सकता है कि कोई ऐसा मुद्दा चल गया होगा जिसके कारण इनको जम नहीं रहा होगा कि साथ में रहेंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो एनी काइंड ऑफ सोशल फ्रिक्शन विल लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सर, ठीक है, समझे। अब हम लोग को UPSC यहाँ पूछता क्या है, हम लोग को थोड़ा वो भी देखना है। वी आर सपोज टू सी व्हाट UPSC इज बीन आस्किंग सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो नॉर्मली आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड का इतिहास देखोगे तो उसमें सवाल बहुत सारे आए हुए हैं कि हड़प्पन्स किस हथियार से फाइट कर रहे थे, वैदिक पीरियड में हथियारों के एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो मैं आपको इसके अंदर से थोड़े बहुत PYQs भी करवाऊंगा, चिंता मत करिएगा। आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एज वेल सर, ठीक है। तो हम बेसिकली शुरू करते हैं बैटल्स दैट चेंज इंडिया को लेके, और भारतीय इतिहास के तहत प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई थी, थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं सर, ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत को अगर आप क्रोनोलॉजिकली डिवाइड करने की कोशिश करोगे सर, ठीक है, सो इफ यू ट्राई टू डिवाइड द एंशिएंट इंडिया इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, तो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, वेयर डू वी फाइंड सर, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पीरियड दैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ स्टोन एज सर, ठीक है। अब क्या स्टोन एज के दौरान में बैटल्स होती होगी कि नहीं होती होगी सर, ठीक है। आपको भी पता है कि स्टोन एज को 3-4 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, राइट सर, है ना। तो जैसे एक पीरियड आता है जिसे हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो क्या पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर लड़ाई होगी कि नहीं होगी, सोसाइटी के अंदर तो डेफिनेटली हुई होगी, पर उससे बदलाव आया था, नहीं आया था सर, ठीक है ना, समझे। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको मीसोलिथिक देखने को मिलता है। क्या मीसोलिथिक पीरियड के अंदर समाज के अलग अलग तबके के बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन या घर्षण रहा होगा? मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो रहा होगा, बट क्या ये चेंज ओरिएंटेड बैटल्स थी? तो मैं कहूँगा कि नहीं थी सर, ठीक है ना। कोई बड़ा स्केल के ऊपर बदलाव हमको नहीं मिलता है ना सर, ठीक है।
इसी बेसिस के रूप में अगर आप तीसरों को समझिए, है ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड बैटल सर, ठीक है, तो नियोलिथिक फेज आपको देखने को मिलता है। क्या नियोलिथिक फेज के दौरान वी विल फाइंड कि कोई ना कोई बैटल्स हुई होगी? जरूर से हो रही थी सर। आप देखिए कि इस पीरियड के समय पे एक तो हमको पेंटिंग्स बहुत सारे मिले हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। जब हम लोग ये पेंटिंग्स का स्टडी करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू स्टडी द पेंटिंग्स बिहाइंड दैट सर, ठीक है, जैसे भीमबेटका के अंदर आपको पेंटिंग्स मिलेंगे। ये भीमबेटका के पेंटिंग्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ कोई ना कोई कम्युनिटी सीन्स भी देखने को मिल रहा है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। और ये कम्युनिटी सीन्स के अंदर हमको ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगी कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज उस पीरियड के अंदर रह रही थी उनके बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा था सर, है ना। तो ये कन्फ्लिक्ट मूल तरह से आप देखोगे तो हंटिंग गैदरिंग को लेके हो रहा था। इनके बीच में खाने को शेयरिंग को लेके आपको देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज को लेके इनके बीच में कोई ना कोई प्रकार के कन्फ्लिक्ट हमको यहाँ से मिल जाएंगे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि मोर देन वन इश्यूज आर देयर, एक से ज़्यादा मुद्दा है, एक से ज़्यादा इश्यूज हमको यहाँ से मिलेंगे, जिस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई बैटल्स यहाँ पे हुई होगी सर, ठीक है। पर उतनी स्टेट फॉर्मेशन की तरफ नहीं थी सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वुड हैव टेकन प्लेस इन द स्टोन एज डिड नॉट लेड टू द स्टेट फॉर्मेशन, बट मैं कहूँगा कि ये जो ट्राइबल पॉलिटीज हुआ करती थी सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, जो क्लैन बेस्ड कम्युनिटीज हुआ करती थी, समुदाय आधारित जो समाज था, इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको यहाँ से मिल जाएगी सर, ठीक है। हो सकता है कि काइंड ऑफ एक पॉलिटी का ओरिजिन हम लोग कह सकते हैं, और हम लोग ये मानेंगे कि कोई राजकीय रूप से एक शक्ति उभर के आई होगी। वी डू नॉट नो कि ये पॉलिटी के ओरिजिन के अंदर क्या मोनार्की का ओरिजिन यहाँ पे हुआ था कि नहीं हुआ था सर, ठीक है। सो वी आर नॉट श्योर कि मोनार्की या राजाशाही यहाँ से निकल के आई होगी सर, ठीक है। बट ज़रूर से हम ये तो मान सकते हैं कि कोई ना कोई प्रकार का कन्फ्लिक्ट हुआ है सर, है ना, यहाँ पे, जिसके कारण हमको पेंटिंग से लेके बाकी सारे एरियाज में कुछ ना कुछ हमको इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब नियोलिथिक पीरियड तो आपका पूरा स्टोन एज का पीरियड ही है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। आप देखिए कि अराउंड 4000 BC तक ये जो नियोलिथिक पीरियड है उसकी बहुत सारी साइट्स आपको भारत के अंदर मिलेगी सर, ठीक है। सो व्हेन यू सी द मैप, आप कोई भी खाली मैप उठा के देखोगे तो आपको नियोलिथिक पीरियड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी मैप के थ्रू सर, ठीक है। अब ये मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बुरजाओ है, गुफकराल है, मेहरगढ़ आपको यहाँ से देखने को मिलता है। आपको साउथ इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं आपको साइट्स मिल जाएगी, यहाँ सेंट्रल इंडिया के अंदर भी मिलेगी, इधर कहीं पे मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो कोई ना कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट थी, पर उससे कोई बदलाव आपको भारत के अंदर नहीं दिखेगा। हम ये कहेंगे कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी और ये जो संघर्ष हो रहा था सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, ये डोमिनेशन के लिए था, एक प्रकार की अपनी राजस्व को बनाने के लिए ये जो समुदाय हुआ करते थे स्टोन एज के पीरियड में, एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ लड़ाई वड़ाई करता होगा सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। दैट इज द फर्स्ट पार्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एविडेंसेस दैट वी सी सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। इनफैक्ट हमको यहाँ पे जो स्टोन टूल्स मिले हैं, ये स्टोन टूल्स भी दर्शा रहे हैं कि काइंड ऑफ वेपन्स के रूप में इसका उपयोग किया गया होगा सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस थिंग ऑल्सो शोज कि सम काइंड ऑफ वेपनरी और वेपन्स वर ऑल्सो यूज सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में कोई भी जब युद्ध का एनालिसिस करते हैं तो उसके पीछे हम लोग सोर्सेज देखते हैं। हम देखते हैं कि युद्ध में किस प्रकार का वेपन का उपयोग किया गया था, हम ये देखते हैं कि इस युद्ध के समय पे किस प्रकार के शस्त्र सरंजाम थे, क्या ये लोहे के थे, क्या ये पत्थर के थे, लोहे के थे तो क्या तलवार थी या तोप थी तो क्या गन पाउडर का उपयोग हो रहा है, गन पाउडर का उपयोग हो रहा है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा क्लास है जो वॉरियर क्लास के रूप में जो गन पाउडर को अच्छी तरह से चला पा रहा है। क्या ये गन पाउडर का उपयोग तोप के अंदर, कैनन्स के अंदर हो रहा था, क्या ये मोबाइल कैनन्स के रूप में था, वॉज इट इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल कैनन्स और वॉज इट इन द फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल कैनन सर, है ना, एक सामान्य कैनन के रूप में था या मोबाइल कैनन के रूप में था। तो वो भी बहुत सारे आपको जटिल से सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, बट देर आर मेनी क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो पहला पीरियड आपको समझ में आ रहा है कि स्टोन एज के दौरान में हम ये कह सकते हैं कि बैटल्स की ओरिजिन हुई होगी, बदलाव उतना नहीं आया होगा सर, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी बहुत रूडिमेंट्री थी।
अब लोग हंटिंग गैदरिंग से ही बाहर नहीं आ पा रहे थे तो कितनी बड़ी युद्ध कर पाए होंगे सर, ठीक है। इफ दे वुड हैव एक्चुअली इंडल्ज्ड देमसेल्फ इनटू हंटिंग गैदरिंग, तो आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़े युद्ध किए होंगे जैसे आज की तारीख में यूक्रेन रशिया कर रहा है सर, ठीक है। तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी फॉर दैट, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है सर। खैर, तो ये तो शुरुआती हुआ आपका रुझान। अब थोड़ा आगे चलते हैं बैटल्स दैट चेंज हिस्ट्री के तहत सर, ठीक है। अब आप देखिए कि पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, ये तो ओल्ड स्टोन एज है सर, ठीक है। मीसोलिथिक इज मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज। मीसोलिथिक से नियोलिथिक के ट्रांजिशन में हमारे पास एविडेंसेस है कि कोई ना कोई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। ये कॉन्फ्लिक्ट में कहीं कहीं छुटभैया हरकतें हुई होगी जहां लड़ाई के रूप में उसको कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। एक सोशल इवोल्यूशन है, क्लास बेस्ड सिस्टम का था, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। पर ज्यादा कोई आपको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। ये एविडेंसेस चेंज होते हैं स्टोन एज के अंदर जब कॉपर के टूल्स मिलने शुरू होते हैं सर, है ना। अब आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये कॉपर के टूल्स की इंपॉर्टेंस आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि भारतीय इतिहास के तहत ये कॉपर के टूल्स आपको एक जगह से मिले हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। जिसके बेसिस के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई लड़ाई होने की शुरुआत हुई थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और स्टोन और कॉपर का इकट्ठा होने के बाद एक नया एज डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं चालकोलिथिक एज सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये तो ताम्रपाषाण युग हो गया, ये ताम्रपाषाण युग के अंदर आप क्यों बैटल्स की बात कर रहे हो? तो मैं कहूंगा कि इस पीरियड के अंदर हिस्टोरिकल सेंस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई थी। ये चालकोलिथिक पीरियड के अंदर आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो यूपी के अंदर आया हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बागपत डिस्ट्रिक्ट सर, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ओके। इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आया हुआ है सर, ठीक है। बागपत डिस्ट्रिक्ट नाम है उसका सर, ठीक है। यहाँ कहीं पे आप टिक कर सकते हो, आप मैपिंग भी बनाइएगा। बाय द वे, ये जो हम लोग सेशंस लेने वाले हैं, ये सेशंस की खासियत ये होगी कि इसमें मैं आपको कॉम्प्रीहेंसिवली हैंड्स ऑन करवाऊंगा सर, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। देखो, लिखने के सिवा तो उद्धार नहीं है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी थोड़ा बहुत आप लिखोगे तो ज़्यादा आपको मजा आएगी सर। खैर, ये जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक अभी रिसेंट एक्सकेवेशन हुआ है सनौली नाम की जगह के ऊपर का सर, ठीक है ना। पता नहीं आप में से कितने लोग सनौली के बारे में जानते हैं, पर सनौली के अंदर अभी रिसेंट एक्सकेवेशन हुआ। रिसेंट का मतलब है पिछले 8-10 सालों की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। ये सनौली नाम की जगह के अंदर जो एक्सकेवेशन हुआ है, ये एक्सकेवेशन के द्वारा हमको आज की तारीख के अंदर एक वॉरियर क्लास के बारे में पता चल रहा है सर, ठीक है। सुनिए मेरी बात, इसके अंदर आपको एक वॉरियर क्लास के बारे में पता चल रहा है सर, ठीक है। सो वी विल सी दैट इन द सनौली एक्सकेवेशन वी कम टू नो अबाउट अ कॉपर रथ, कॉपर का चैरियट मिला है सर, ठीक है। ये चैरियट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा सर, ठीक है। उसके ऊपर आपको पहिए का एक निशान भी देखने को मिला है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये पहिया अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सूरज के आकार का है सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि सम काइंड ऑफ लाइट्स आर विच आर बीइंग रेडिएटेड सर, ठीक है। तो आपने पुराने टाइम के अंदर देखा होगा कि योद्धा लोग अल्टीमेटली यहाँ से कुछ खड़े रहते हैं और आगे तो आपके घोड़े होते थे, आपने यू माइट हैव सीन दैट सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। आपने मूवीज के अंदर देखा होगा या कहीं पे देखा होगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये सब चीज़ें दर्शा रही है कि ये जो व्हील्स जो थे इसका उपयोग हो रहा था, चैरियट का उपयोग हो रहा था। यहाँ पे आपको कुछ कुछ बरियल्स देखने को मिले हैं सर, है ना। ये बरियल्स के अंदर भी हमको एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ वॉरियर क्लास सर, ठीक है। ये वॉरियर क्लास का प्रेजेंस होना दर्शा रहा है कि यहाँ कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी, पॉलिटिकल वायलेंस रहा होगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये भी दर्शाता है कि यहाँ स्टेट फॉर्मेशन होने की शुरुआत हो गई होगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि सम काइंड ऑफ स्टेट फॉर्मेशन वुड हैव टेकन प्लेस, क्योंकि लड़ाई तभी होती है कि जब दो क्लैंस, दो ग्रुप्स के बीच में कोई क्लेम कर रहा होगा कि पॉलिटिकल पावर मुझे मिलना चाहिए, दूसरा ग्रुप क्लेम कर रहा होगा कि नहीं पॉलिटिकल पावर मुझे मिलना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग को ये जानकारी मिलेगी कि पॉलिटिकल पावर को लेके जो लड़ाई चल रही थी, जो इश्यूज चल रहे थे,
वो सब हमको ज़रूर से इसके अंदर से कवर होते हुए मिल जाएंगे सर, ठीक है। सो वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल बैटल्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स टेकिंग प्लेस इन द सनोली डिस्कवरी। शायद तक भारतीय इतिहास में इसने भारतीय इतिहास को बदला है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर, ठीक है, सनोली की डिस्कवरी को इसको याद रखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट डिस्कवरीज इनटू द इंडियन हिस्ट्री सर, ठीक है। ये डिस्कवरीज को हम लोग इसके लिए देखते हैं क्योंकि इस डिस्कवरी के द्वारा, इस डिस्कवरी के बेसिस के ऊपर से भारतीय इतिहास में ये माना गया है कि चैल्कोलिथिक पीरियड के अंदर हमारे पास टूल्स हुआ करते थे वेपन्स बनाने के, हमारे पास टूल्स हुआ करते थे हथियारों को वो अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। और हम बेसिकली जिस तरह से ये जो टूल्स बना रहे थे, ये टूल्स के बेसिस के रूप में हम अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हम लोग एक्सपांड कर रहे थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो बैटल्स दैट चेंज्ड इंडिया सर, है ना, भारतीय इतिहास के थ्रू जब हम लोग स्टोन एज में देखेंगे तो स्टोन एज में हमारे पास एविडेंसेस तो है कि यस, कहीं ना कहीं बैटल्स हुई थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी। हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अंदर एक तो पेंटिंग्स और आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सनौली नाम की जगह जो है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ के अंदर आई हुई जो डिस्कवरी हुई है उसको हम लोग पहले एक रूप के रूप में इसको कंसीडर करते हैं। वी डू कंसीडर कि दिस बैटल्स वर वेरी सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, क्योंकि इससे वॉरियर क्लास के बारे में पता चला है सर, ठीक है। हम लोग सिग्निफिकेंट सेंट्रिक ज़्यादा देखेंगे, हम कोई भी बैटल्स को पढ़ेंगे तो वी विल मेक श्योर कि दे आर मोर ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेंट्रिक बैटल्स। चलिए सर, है ना, अब थोड़ा आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस सी कि ये बैटल्स बेसिकली क्या हड़प्पा के अंदर हुई थी कि नहीं हुई थी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो स्टोन एज में तो आपके पास ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलने चाहिए सर, ठीक है। बाकी बरियल्स आपको बहुत मिले हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बरियल्स के बारे में कि स्टोन एज के समय के अंदर आपको जो बरियल्स मिले हैं ना सर, ये बरियल्स भी इनफैक्ट एक प्रकार की वॉरियर क्लास को भी दर्शाता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। क्योंकि ये बरियल्स के अंदर भी हमको कुछ कुछ ऐसे ह्यूमन बरियल्स मिले हैं जहां इंसान तलवार लेके या तलवार के साथ सोया हुआ है। जैसे सनौली के अंदर आपको ये मिलेगी एक्सकेवेशन कि जहां स्वॉर्ड जैसी आपको आकृति या शॉर्ट जैसे शेप के अंदर एक टूल दिख रहा है कॉपर का सर, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि ये कॉपर के बने हुए थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगी कि ये पूरा का पूरा जितना भी इनफैक्ट है ना, यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है, वो कॉपर के टूल्स का हो रहा है सर, ठीक है ना, समझे। और कॉपर का टूल्स कितना हद तक हम लोग ये कहेंगे कि टिक पाता है सर, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो हाउ फार द कॉपर टूल्स आर एबल टू सर्वाइव, दे आर वेरी वी कैन से वेरी पेक्युलर पॉइंट, ओके। बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए इस बेसिस के रूप में कि भाई सनौली नाम की जगह, वहाँ पे बरियल्स और वहाँ से ही बैटल्स होने की शुरुआत हो गई होगी सर, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग शासकों के बीच में भी सर। खैर, अब चलते हैं थोड़ा आगे, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी कि नेक्स्ट पीरियड कौन सा आया जहाँ आपको बैटल्स आपको मिल रही है सर, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड आता है इंडस सिविलाइजेशन का सर, ठीक है ना। मैं आज आपको 2-3 पीरियड के ऊपर थोड़ा डिस्कस कराऊंगा सर, ठीक है। उसके बाद ज़रूर पढ़ी तो और आगे के पीरियड के ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है, ऐसा नहीं होगी कि नहीं होगा, बट दिस विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ओके ना। तो इसमें कोई एक क्लास तो नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा क्लासेस में लेने वाला हूँ सर, ठीक है। तो उसमें एक एक करके आपको पढ़ाता रहूँगा सर। खैर, अब नेक्स्ट देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडस सिविलाइजेशन के दौरान सर, ठीक है, लड़ाइयाँ हुई थी, ये हुई थी तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये लड़ाई हुई थी तो इसकी आउटकम क्या है सर, है ना, व्हाट हैज़ बीन द आउटकम ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, थोड़ा वो भी देख लेते हैं सर, ठीक है ना। अब देखिए कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में एक थोड़ा हाइपोथेसिस मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सर, ठीक है। हाइपोथेसिस इसके लिए क्योंकि हड़प्पीय सभ्यता के लिए एक चीज़ बोली गई है कि हड़प्पा में ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है, इट इज़ एन आउटकम बिटवीन द वॉर्स एंड द बैटल्स फॉट बिटवीन द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा सर, ठीक है। तो कुछ पश्चिम के ऑथर्स का और कुछ पश्चिम के स्कॉलर्स का मानना है कि, सुनिए मेरी बात, कुछ वेस्टर्न ऑथर्स और वेस्टर्न स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस सिविलाइजेशन के दौरान बनने हुए शहर
इंडस सिविलाइजेशन के दौरान बने हुए जितने भी शहर है, वो चाहे से फॉर एग्जांपल आप मोहनजोदड़ो देख लोगे या आप हड़प्पा को देख लो सर, ठीक है, दे आर एन आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। ये कोई कोई का मानना है कि एक सिटी ने दूसरे सिटी के बीच में लड़ाइयाँ की होगी सर, ठीक है, और एक सिटी ने दूसरे सिटी को डोमिनेट किया होगा सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब आर्कियोलॉजिकली ये थियरी के ऊपर काफ़ी कम लोग बिलीफ रखते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी की पूरी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के जो शहरों की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये बिलीफ सिस्टम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है कि एक शहर की दूसरे शहर के साथ कन्फ्लिक्ट हो गई होगी सर, ठीक है। बट येस, देर आर स्कॉलर्स, देर आर वी कैन से एक्सपर्ट्स हु आर ऑफ द ओपिनियन कि some kind of political conflict would have taken place between the cities of Indus civilization. इंडस सिविलाइजेशन के बीच में कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होगी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इंटरेस्टिंग बात आपको प्रोफेसर आर एस शर्मा अपनी किताब एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं सर, ठीक है। आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी सब लोग ने, बहुत सारे लोगों ने सर, ठीक है। तो प्रोफेसर आर एस शर्मा का नाम भी सुना होगा आपने सर, ठीक है। प्रोफेसर आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का जब कंपाइल किया था सर, ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और पब्लिकेशन के साथ अपनी एंशिएंट इंडिया के ऊपर ही किताब पब्लिश की है। उसमें प्रोफेसर शर्मा साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी हाईलाइट की है। उन्होंने वो जो अपनी किताब है उसके अंदर उन्होंने एक एनालॉजी हाईलाइट करके हुए बताया है कि भारतीय इतिहास में हड़प्पा के अंदर वॉरियर क्लास हुआ करता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देर आर सम काइंड ऑफ टेराकोटा स्टैच्यूज, हमारे पास कुछ स्टैच्यूज मिले हैं सर, ठीक है, जहां हड़प्पा के अंदर वॉरियर क्लास के एविडेंसेस आपको मिलेंगे। किसके? वॉरियर क्लास के एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वॉरियर क्लास के एविडेंसेस कैसे पता चले हमको सर, ठीक है, तो वहां पे इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आपको टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां मिलती है, यू गेट सो मेनी स्टैच्यूज ऑफ टेराकोटा। तो हड़प्पीय सभ्यता में टेराकोटा आपको पता होगा कि एक आर्ट फॉर्म है सर, ठीक है ना, क्ले से बनता है मूर्तियां। तो टेराकोटा की जो स्टैच्यूज मिले हैं, टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली है सर, ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर से कंक्लूजन निकाला गया है कि भाई कोई ना कोई प्रकार की यहाँ एक डेवलपमेंट हुआ था, जो हम लोग मान सकते हैं कि एक वॉरियर क्लास था और ये लड़ाई हुई होगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये लड़ाई के बीच में हो सकता है कि सिंध के अंदर जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो एक अलग से गवर्नमेंट पैटर्न के द्वारा चलती थी सर, ठीक है, हड़प्पा वाले अलग से चलाते थे, गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, वो शायद अलग से चलता होगा सर, ठीक है। बट वी आर नॉट श्योर कि व्हाट काइंड ऑफ बैटल्स वुड हैव टेकन प्लेस सर, ठीक है। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये शहरों के बीच में जो यूनिफॉर्मिटी आई है सर, ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी कैसे आ सकती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये यूनिफॉर्मिटी तभी आ सकती है कि जब एक सिटी ने दूसरे सिटी के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया होगा, एक शहर ने दूसरे शहर के ऊपर चढ़ावा किया होगा सर, है ना, मतलब आक्रमण किया होगा, एक प्रकार का राजकीय रूप से कोई ना कोई प्रकार का आक्रमण हुआ होगा। ये आक्रमण या कॉन्क्वेस्ट के परिणाम एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट और एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल वी कैन से जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, इसके भाग के रूप में शायद तक ऐसा हो सकता है कि वी विल सी दैट यहाँ एक एविडेंसेस देखने को मिले हैं और ये एविडेंसेस अल्टीमेटली ये दर्शा रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल और मिलिट्री बैटल्स इनफैक्ट आपको मिलेगी सर, ठीक है। हड़प्पा में लड़ाई के एविडेंसेस क्यों कम है सर, है ना। दूसरी कहानी ये भी है सर कि यहाँ बैटल्स हुई नहीं थी सर, ठीक है। देखो, क्योंकि बैटल्स होने के पीछे आपके पास हथियार होने चाहिए सर, ठीक है। हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता थी जो ब्रॉन्ज से ज़्यादा चलती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। एंड ब्रॉन्ज के टूल्स वेपन्स के रूप में उपयोग करना वो बहुत ही लॉजिकली करेक्ट नहीं है सर, ठीक है। और मैं कहूँगा मेटलर्जी के हिसाब से भी आपको करेक्ट नहीं दिखेगा सर, ठीक है। इवन व्हेन वी सी फ्रॉम द मेटलर्जिकल पर्सपेक्टिव सर, ठीक है, स्टिल ऑल्सो वी विल नॉट फाइंड इट करेक्ट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हड़प्पीय कालीन सभ्यता में बैटल्स तो हुई थी, वी आर नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ बैटल्स वर फॉट सर, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि किस प्रकार की लड़ाई हुई थी, पर लड़ाई ज़रूर से हुई थी, उतना हमको पता है सर। खैर, तो ये आपको कहानी के अंदर पता होना चाहिए, यू शुड नो कि ये ब्रॉन्ज टूल से किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। मोहनजोदाड़ो यूज्ड टू बी द कैपिटल सेंटर, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल सेंटर, माइट बी सम काइंड ऑफ आर्मी वुड हैव बीन देयर सर, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है कि इन्होंने स्लिंग स्टोन्स का उपयोग किया है सर, ठीक है। स्लिंग स्टोन्स का मतलब ये है
कि आप बचपन में गुलेल चलाते थे सर, ठीक है। ये गुलेल का उपयोग किया होगा हड़प्पा लोगों ने सर, ठीक है। अपने यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार की वो क्या कह सकते हैं, टू डेवलप दी टूल्स फॉर वेपन्स एंड टूल्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट एज वेल सर, ठीक है। खैर, तो ये तो पहला आपको दौर देखने को मिलेगा हड़प्पा काल का, जो आपको आइडिया के रूप में पता होना चाहिए कि कैसे हुआ सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हड़प्पा काल के बाद यहाँ तो सीधे सीधे एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। भारत में स्टेट फॉर्मेशन के पीछे या राजकीय रूप से राज्य व्यवस्था की जब हम लोग बात करेंगे, और राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर आप मुझे पूछोगे कि कहीं पे कहीं बैटल हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी कोई बैटल थी सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, वो थी 10 राजन्य की लड़ाई सर। किसकी लड़ाई थी? द बैटल ऑफ 10 किंग्स। समझे कि नहीं समझे? वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप मुझे पूछोगे कि मास्टर सबसे महत्व की कोई लड़ाई आपको कोई मिलती है तो मुझे बता दो सर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये जो 10 किंग्स की लड़ाई है, ये 10 किंग्स की लड़ाई आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद अगर आपको पता होगा कि वैदिक काल के दौरान डेवलप हुआ था, कंपाइल हुआ था, खास करके अर्ली वैदिक पीरियड में सर, ठीक है। तो ऋग्वेद इज नॉट अ सिंगल बुक, आपको ये भी पता होगा। ऋग्वेद इज एन आउटकम ऑफ दी 10 मंडल्स, ओके, अलग अलग ऋषियों के साथ डेडिकेटेड है सर, ठीक है। उसमें 7वां मंडल है सर, है ना। गेटिंग पॉइंट, ओके। ऋग्वेद में टोटल 10 अलग अलग किताबें हैं, 10 अलग अलग उसके वॉल्यूम्स हैं। वो वॉल्यूम्स को मंडल कहते हैं। अलग अलग ऋषियों के द्वारा उसका कंपाइलेशन किया गया है, सेंट्स के द्वारा सर, ठीक है। उसमें 7वां मंडल आपको मिलेगा सर, ठीक है। 7वां मंडल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन द 7th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद के अंदर आए हुए 7वें मंडल के अंदर वी कम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल बैटल्स दैट हैड टेकन प्लेस इन द वैदिक एरा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। वैदिक काल के दौरान जो राजकीय रूप से घटनाएं बनी हैं सर, ठीक है, उसके हमको एविडेंसेस 7th मंडल के अंदर मिलते हैं, और यहाँ से ही स्टेट फॉर्मेशन होना भी शुरू होता है सर, ठीक है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दी 10 राजन्य की लड़ाई, ये जो 10 राजन्य की जो लड़ाई हमने देखा अभी सर, ठीक है, उसको समझने से हमको 2-3 चीज़ें समझ में आएगी सर, ठीक है। पहली बात जो हमको समझ में आ रही है वो है स्टेट फॉर्मेशन की शुरुआत कैसे हुई, और सेकंड पार्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर से आपको इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री भी समझ में आएगी सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अब थोड़ी बहुत बात करते हैं कि कैसे 7th मंडल ऑफ द ऋग्वेद टॉक्स अबाउट द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वैदिक सोसाइटी इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मोनार्की इन इंडिया सर, ठीक है। भारत में आधुनिक राजाशाही का जो निर्माण हुआ है, ये आधुनिक राजाशाही का निर्माण कैसे हुआ सर, ठीक है, उसके बारे में भी ये बैटल हमको नॉलेज देता है सर, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द 10 राजन्य, कि भाई ये क्या कहना चाहता है और अल्टीमेटली ये कहाँ से डेवलप हुआ है सर, ठीक है। तो 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, ओके ना। तो पहला पार्ट तो आपको यहाँ से ये मिलेगा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ सर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर आपको पता होगा कि जो सोसाइटी थी वो क्लैन बेस्ड थी सर, ठीक है। ये क्लैन बेसिकली छोटे छोटे समुदाय हुआ करते थे जो रहते थे सर, गेटिंग ऑफवर्ड, ओके। और ये क्लैन बेस्ड सोसाइटी का एक मुखिया भी हुआ करता था सर, ठीक है। तो समाज अगर आपको जानकारी होगी तो वैदिक पीरियड के अंदर, खास करके अर्ली वैदिक पीरियड की मैं बात करूंगा सर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वी विल कम टू नो दैट द सोसाइटी वाज क्लैन बेस्ड, ओके। ये क्लैन छोटे छोटे समुदाय थे, एक ही एरिया में रहते थे सर, ठीक है। ये एरिया को कहा जाता था जन सर, ठीक है। जन वॉज दी हाइएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, है ना। जन के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको विश देखने को मिलेंगे, और विश के नीचे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ग्राम देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो देन यू विल फाइंड कि ग्राम है, विश है, फिर जन है सर, ठीक है। तो ग्राम के नीचे आपको फैमिली देखने को मिलेंगे सर। फैमिली को हम लोग कुल के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। तो ये जो कुल है, एक कुल के बीच में आपको एक गांव दिखेगा, 5-10 कुल साथ में रहेंगे तो एक विलेज बनेगा। 10-15 विलेजेस अल्टीमेटली एक डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करेंगे, जिसे विश के रूप में पहचानते हैं। और सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है जन का सर, ठीक है। जन वॉज द पॉलिटिकल यूनिट ऑफ द वैदिक पीरियड, जहाँ बहुत सारे क्लैन साथ में मिलके अल्टीमेटली अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं सर, ठीक है। ये जो जन का हेड हुआ करता था, इसे हम लोग कहते हैं राजन सर, ठीक है। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो किताब के अंदर अगर आप ऋग्वेद को पढ़ोगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो 10 राजन्य की लड़ाई में 10 किंग्स की लड़ाई है सर, तो द बैटल ऑफ 10 किंग्स आर देयर। ओके, इन दिस बैटल ऑफ 10 किंग्स we come to know about the different clans that are fighting among each other sir, ठीक है। we will also see कि the reason for the fight is very different। ट्रेडिशनली अभी तक हम लोग ने देखा है कि हड़प्पा के अंदर कोई लड़ाई के एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे या बाकी कोई काल के अंदर एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे। इस पीरियड में हमको ठीक ठाक एविडेंसेस मिलेंगे। इनफैक्ट ये क्लैन बेस्ड लड़ाई कैसे हो रही है इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है कि यहाँ उस पीरियड के अंदर बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में सर, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब होगा द पीरियड बिटवीन 1500 BC to 1000 BC सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, एंड दिस बैटल वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री इज बिकॉज हियर वी विल कम टू नो अबाउट द वैदिक किंग्स fighting among themselves for the control of water resources. We will also see that the kings are also fighting for the rishis as well sir, ठीक है, getting on point। तो हम लोग इसके अंदर से 3-4 चीज़ें देखेंगे। एक तो पहले वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, दूसरा हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो राज पुरोहित हुआ करते थे, राजा के जो पुरोहित हुआ करते थे स्टेट के अंदर, जो भी पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, जो राजा को सलाह देते थे हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी एक इशू था, खास करके वशिष्ठ ऋषि का और विश्वामित्र का सर, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। एंड विल ऑल्सो सी द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द वैदिक पीरियड एज वेल सर, ठीक है। तो 10 राजन्य की लड़ाई के द्वारा हमको इनकी जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलता है कि ये कहाँ पे रुके हुए थे सर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ये जो आर्य कुल के जो राजा हुआ करते थे सर, ठीक है, ये आर्य कुल के राजाओं के बीच में एक कन्फ्लिक्ट थी सर। तो जिसे आप लोग आर्यंस के रूप में पहचानते हो हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में, उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट थी सर, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट मूलतः से अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको भारत वंश के राजा के साथ शुरू होते हुए दिखेगी सर, ठीक है। भारत वंश के राजा अगर आप समझोगे तो राजा सुदश हुआ करते थे, ये मूलतः से भारत राजा के वंशज थे सर। वही भारत राजा जिन्होंने भारतीय इतिहास के अंदर सबसे बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, या उनको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं क्योंकि उनके ऊपर से ही नाम भारतवर्ष पड़ा हुआ है सर, ठीक है। द नेम इंडिया दैट वी गॉट वो तो इंग्लिश नेम है सर, ठीक है। बट हमारा जो हिस्टोरिकल कंटेक्चुअल नेम रहा है, खास करके हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे वी कैन से हमारे पौराणिक नाम के हिसाब से, तो हम भारत कहते हैं, हम भारतवासी है सर, ठीक है। तो वी हैव गॉट अ इंग्लिश नेम एंड वी हैव गॉट अ कल्चरल नेम एज वेल सर, ठीक है। तो हमारा जो कल्चरल नेम है वो तो भारत है सर, ठीक है, और कल्चरल नेम इस भारत ओनली सर, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मेरे को पूछा कि सर ये भारत नाम कहाँ से पड़ा है, हम तो इंडिया नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो भारत नाम बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा, यू विल फाइंड द नेम भारत फ्रॉम दिस पार्ट ओनली सर। खैर, तो इसमें पहले 10 राजन्य की लड़ाई है। ये 10 राजन्य की लड़ाई आपको 10 राजाओं के बारे में नॉलेज देती है, ये दर्शाती है कि इनकी पॉलिटी क्या हुआ करती थी सर, ठीक है। दूसरी कहानी आप समझने की कोशिश करोगे, आपको डायनेस्टी में भारत राजा के बारे में पता चलता है। ये भारत राजा के उस पीरियड के अंदर वंशज हुआ करते थे, राजा सुदस सर, ठीक है। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें राजा सुदस का भी अपना खुद का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राजा सुदस जो उन्हीं के ही वंशज थे, भारत वंश के सर, ठीक है। उनकी संघर्ष फिर बाकी सारे राजाओं के साथ होगी। आपको जान के हैरानी होगी कि उस पीरियड में एक महागठबंधन बनाया गया था। एक राजा को हराने के लिए 10 वंश इकट्ठे हो गए थे। ये 10 वंशों में 5 आर्य कुल के राजा भी थे और 5 अनार्य कुल के राजा भी थे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो ऑन वन साइड देयर वाज अ भारत डायनेस्टी, भारत वंश, भारत राजा, उन्हीं के नाम की डायनेस्टी। भारत वंश वही राजा का नाम है और उन्हीं का ही डायनेस्टी का भी एक प्रकार है सर, ठीक है। कंटेम्प्रेरी राजा भारत नहीं थे तब ये लड़ाई हुई, बट कंटेम्प्रेरी राजा थे राजा सुदस सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इसमें कहानी आपको ये देखने को मिलेगी कि भारत वंश के राजाओं की संघर्ष उस टाइम के अंदर पुरु वंश के राजा के साथ होती है सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब आप पूछोगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है सर, ठीक है, कि भारत और पुरुवंश के राजाओं के बीच में लड़ाई क्यों हुई सर, ठीक है। तो भारत और पुरुवंश के राजाओं के बीच में लड़ाई इसके लिए होती है क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी इट ओवर हियर, दिस इज द भारत डायनेस्टी यहाँ पे सर, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पुरुवंश देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। दिस इज जस्ट मैप फॉर एक्सप्लेनेशन सर, ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए मैपिंग के थ्रू, सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा सर, ठीक है।
भारत और पुरु वंश के राजाओं के बीच में रिवर शेयरिंग को लेके इशू हो गया। रिवर शेयरिंग आप देखोगे आज की तारीख में भी भारत के राज्यों के बीच में होता रहता है। यू विल सी दैट इवन इन द प्रेजेंट डे द रिवर शेयरिंग इशू इज वेरी कॉमन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। इवन एट दैट टाइम ऑल्सो द पुरु डायनेस्टी एंड द भारत डायनेस्टी हैड अ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन द रिवर शेयरिंग। तो 10 राजन्य का सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि एक साइड के ऊपर पुरु वंश के राजा, उनकी लड़ाई भारत वंश के राजाओं के साथ होगी। पुरु वंश के राजाओं को जब समझ में आया कि भारत वंश के राजा को हराना है, राजा सुदश को हराना है, सुदश वॉज द नेम ऑफ द भारत किंग सर, ठीक है, तो उन्होंने अपना महागठबंधन क्रिएट किया। बोले किसको बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अपन आजू बाजू के जो किंग है ना उन सबको इकट्ठा कर देते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ भालना डायनेस्टी, पक्ता है, अल्ना है, ये सबको इकट्ठा किया गया सर, ठीक है। अनु, ध्रुयु, तुर्वस, ये सब वंश के राजा भी थे, इनको भी इकट्ठा किया गया और कहते हैं कि एक महागठबंधन बनाते हैं, लेट अस अटैक ओवर द किंग भारत, है ना। भारत डायनेस्टी के राजा सुदस के ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद वी विल फाइंड कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये मिलेगा कि इसके ऊपर अटैक किया जाएगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि भारत और पुरु वंश के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये भारत और पुरु वंश का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली आगे लेके जाएगा, इसी को ही 10 राजन्य की लड़ाई कहते हैं सर, ठीक है। ये वाटर रिसोर्सेज मूलतः से अगर आप समझने की कोशिश करोगे परुष्णी नदी को लेके हो रहे थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। वैदिक एज के दौरान ये 10 राजन्य की जो लड़ाई है उसमें अलग अलग नदियों के बारे में हमको जानकारी देती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो जैसे सतुद्री रिवर है उसको सतलज के साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सतुद्री रिवर जो है दैट इज कॉल्ड एज अ सतलज सर, ठीक है। उसी तरह के ऊपर आप देखोगे तो बिप्सा रिवर आपको देखने को मिलेगी, वो बियास के साथ जोड़ी गई है सर, ठीक है। परोशनी नदी है वो राबी नदी के साथ जोड़ी गई है, सिंधु को हम लोग इंडस कहते हैं जैसे आज की तारीख के दौरान सर, ठीक है। तो इनके राजाओं के बीच में अलग अलग नदियों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही थी, क्योंकि यू विल सी कि दे वर ट्राइंग टू फाइट इट आउट फॉर द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एज वेल सर, ठीक है। इनको लग रहा था कि हमारे साथ पानी को लेके संघर्ष बहुत हो रहा है सर, ठीक है, और वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के रूप में हमको यहाँ पे ये अन्याय हो रहा है, हमको ये लड़ना पड़ेगा सर, ठीक है। तो भारत वंश के राजा सुदास एक साइड के ऊपर, दूसरे साइड के ऊपर पुरु वंश के राजा सर, ठीक है, उन सब ने बाकी सारी एक बहुत बड़ी हम लोग कहेंगे कि महागठबंधन खड़ी की सर, ठीक है। तो उसमें पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, ध्रुयु, इन सब को इकट्ठा किया। इसके साथ साथ अल्ना, पाक्ता, भालना, शिवा और विष्णिन सर, ठीक है। ये डायनेस्टीज हुआ करती थी। अगर आप देखोगे यहाँ जो पिंक कलर की है ये नॉन आर्यन डायनेस्टी के रूप में कहा गया है सर, ठीक है। तो 10 राजन्य की लड़ाई पढ़ने के बाद हमको 2 चीजें समझ में आई सर, ठीक है। When we try to understand the significance of the 10 राजन्य सर, ठीक है, तो we will see कि under the 10 राजन्य लड़ाई, the battle of 10 राजन्य सर, ठीक है, we come to know about the political units at that time. The political units included the kingdoms that were located सर, ठीक है। These kingdoms included the जनास, जिनके चीफ हुआ करते थे राजन सर, ठीक है। इसमें खास करके पुरु वंश और भारत वंश के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में हमको नॉलेज मिला, पहली बात तो। दूसरा इनकी जोग्राफिकल इश्यू के बीच में, और वो था वाटर शेयरिंग। वाटर शेयरिंग को लेके आपको पूछा जा सकता है कि परुष्णी नदी का इम्पोर्टेंस क्या है भारतीय इतिहास के अंदर सर, ठीक है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि परुष्णी रिवर जो है उसको ही राबी रिवर के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। एंड इसके पानी को लेके संघर्ष हुई थी पुरु और भारत वंश के बीच में। इसका आउटकम ये हुआ कि पुरु ने टोटल 10 राजाओं को इकट्ठा किया सर, ठीक है, टोटल। और इसमें यू विल फाइंड कि 5 राजन ऐसे थे जो बेसिकली आर्य कुल से थे सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। और दूसरे हमको पता चल रहा है 5 राजा ऐसे भी थे जो नॉन आर्यन डायनेस्टी से थे सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हम अभी तक इतिहास में ये पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वैदिक काल में सबके सब आर्य राजा ही मिलते हैं वैदिक काल में, और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में भी देखोगे तो हमारी ऐसी मान्यता है कि इट इज़ ओनली रूल्ड एंड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द आर्यंस ओनली, और कोई है ही नहीं सर, ठीक है।
यहाँ जब इतिहास उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें आर्य के अलावा नॉन आर्यन किंग्स भी हुआ करते थे। सो ठीक है, सो व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कम टू नो कि along with the Aryans there were also non-Aryan kings who were fighting the war as well। सो ठीक है, तो इतिहास इसके लिए ही पढ़ते हैं कि भाई वी कम टू नो अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। सर ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये जो 10 राजन्य की लड़ाई है इसमें राज पुरोहित का भी अपना खुद का रोल प्ले है। सर ठीक है, ये राज पुरोहित का क्यों है सर? ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि राज पुरोहित में विश्वामित्र और वशिष्ठ करके राज पुरोहित थे, उनका भी मेंशन देखने को मिलेगा। सर ठीक है, तो कहानी ये मिलती है कि विश्वामित्र यूज्ड टू बी द मेन प्रिस्ट ऑफ द भारत डायनेस्टी। ये जो भारत कुल था मैंने आपको बताया यहाँ पे सर ठीक है, वो सबसे डोमिनेटिंग थे और उनके ही राज कवि या राज पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इज ऑल्सो नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ द Vedic we can say Rigvedic मंडल as well sir। ठीक है, getting on point okay, and we will find कि उनको हटाया जाता है या उनको रिप्लेस किया जाता है दूसरे ऋषि के द्वारा जिनका नाम था वशिष्ठ सर। ठीक है, सो अंडर द बैटल ऑफ 10 राजन्य वी कम टू नो अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द राजपुरोहित ऑन द पॉलिटी। एक राजपुरोहित कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है सर। ठीक है, वो भी हमको नॉलेज मिलता है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। अंडर दिस इन्फ्लुएंस वी कैन गिव द नेम ऑफ वशिष्ठ ऋषि और वी कैन गिव द नेम ऑफ विश्वामित्र एज वेल। बोथ ऑफ देम वर एक्चुअली एट दैट टाइम पार्ट ऑफ द भारत राजपुरोहिता या उनके राजपुरोहित के रूप में अपॉइंटमेंट हुई थी, बट देन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज वी विल फाइंड कि विश्वामित्र जी को रिप्लेस किया गया और वशिष्ठ को, और विश्वामित्र जी फिर पुरु वंश के साथ चले गए। तो इसमें कहानी में ये बोला गया है कि विश्वामित्र जी हैड जॉइंड द पुरु क्लैन टू हेल्प देम विन, और अल्टीमेटली इसमें आपको ये आउटकम देखने को मिलेगा सर, है ना, ये बैटल के अंदर से इसका आउटकम आपको ये देखने को मिला कि अंडर दी बैटल और एज एन आउटकम ऑफ द बैटल सर ठीक है, वी विल कम टू नो दैट वशिष्ठ एंड विश्वामित्रा की राजपुरोहित के रूप में इन्फ्लुएंस तो थी, पर भारत डायनेस्टी जीत जाती है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। सो भारत क्लैन इमेज्ड विक्टोरियस इनटू दिस बैटल सर। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि नदी को लेके राजपुरोहित को लेके जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई का आउटकम ये मिला कि 10 राजाओं के द्वारा आक्रमण करने के बाद भी भारत वंश जीत जाता है। राजा सुदास जो भारत वंश के राजा थे सर ठीक है, द किंग सुदास हु वाज द किंग ऑफ द भारत क्लैन, ही वॉज एबल टू विन दिस वॉर सर। ठीक है, और इस बेसिस के रूप में यू विल फाइंड कि उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपांशन आज के यमुना तक कर दिया सर। ठीक है, और इस बेसिस के रूप में इस रीजन को भारतवर्ष कहा गया। समझ में आया कि नहीं है आपको? सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द रीजन कॉल्ड एज भारतवर्ष वॉज हाईलाइटेड इन दी जोग्राफिकल मैटर, इन द हिस्टोरिकल मैटर सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। तो आपको एक एक करके चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई देखिए इनकी क्या सिग्निफिकेंस है सर। ठीक है, इनफैक्ट ये जो 10 राजन्य की जो लड़ाई है ना, इससे हमको अलग अलग पॉलिटिकल डायनेस्टीज कहाँ पे सेटल्ड हो रही थी उनके बारे में भी हमको पता चलता है सर। ठीक है ना, सो बाय अंडरस्टैंडिंग द 10 राजन्य सर ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट डायनेस्टीज वेयर दे आर सेटलिंग डाउन सर। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करोगे तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सर। ठीक है, हियर यू कैन सी कि विच आर द डायनेस्टीज विच आर सेटल्ड ओके। तो परुष्णी नदी है, परुष्णी नदी के इस साइड में है, इस साइड में है सर। ठीक है, तो आपको वैदिक एरा में यही समझना है सर। ठीक है, कि इनके यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री हमको पता नहीं चल रही है, बट हम एक चीज़ देखते हैं कि बाय स्टडिंग द 10 राजन्य आपको स्टेट फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज मिला। आपको ये भी पता चल रहा है कि अब यहाँ वॉरियर क्लास का इमर्जन हो गया है सर। ठीक है, तो ये जो वॉरियर क्लास का इमर्जेंस हुआ है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। तो वी कैन हाईलाइट द रोल ऑफ द वॉरियर क्लास। ये वॉरियर क्लास कोई और नहीं पर वर्ण प्रथा के रूप में आप लिख सकते हो कि क्षत्रिय क्लैन हुआ करता था सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट ओके। समझे कि नहीं समझे? 5वीं लड़ाई हम लोग या ये बैटल्स के थ्रू हम देखेंगे कि चैरियट्स का इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलता है, एंड इनफैक्ट ये चैरियट के बारे में वैदिक लिटरेचर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी गई है सर। ठीक है, सो व्हेन वी स्टडी द वैदिक लिटरेचर वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट चैरियट्स एंड द चैरियट बेस्ड टूल्स आर बीइंग हाईलाइटेड सर। ठीक है,
तो वो भी हम लोग इसके अंदर से कवर कर पाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। सो ओवरऑल बेसिस के रूप में व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पार्ट ऑफ दी 10 राजन्य सर, ठीक है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एरा। आपको पूछा जा सकता है कि पुरु कहाँ पे थे, त्रुत्सु कहाँ पे थे, अल्ना, पाक्ता, भालना, शिबी ये कहाँ थे, ये काबुल तक, ये वेस्ट में सेटल हुआ करते थे सर, ठीक है। मतलब ये है कि आर्यंस और नॉन आर्यंस सर, ठीक है, वो चाहे आर्यन हो वो चाहे नॉन आर्यन हो सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। इन सब का आपको सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, और इनके बारे में हम लोग आराम से अच्छी तरह से लिख पाते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि द गांधारस, द पाक्तास, द अल्नास, वैष्णिन्स, इनके बारे में लिखा गया है। शिबीश, पुरुष, केकयास, वृक्षवंश, यदु, अनु, तुर्वस, ध्रुयु के बारे में लिखा गया है सर, ठीक है। वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द मत्स्य एंड द छेदी डायनेस्टी एज वेल, जो इस पीरियड में रूल कर रही थी सर, ठीक है। तो खाली एक 10 राजन्य की लड़ाई भारतीय इतिहास में स्टेट फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। उसके बाद आप देखोगे ये छोटे छोटे जन इकट्ठे होंगे, और ये छोटे छोटे जन इकट्ठे होकर क्या करेंगे, जनपद का निर्माण करेंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि वंस द जन गेट्स कंसोलिडेटेड, जब यहाँ पे जन का कंसोलिडेशन हुआ होगा सर, ठीक है, जन बेसिकली मैंने आपको बताया पॉलिटिकल यूनिट है सर, ठीक है, इनका कंसोलिडेशन हुआ होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी, एक जन ने दूसरे जन को ओवरपावर किया होगा सर, ठीक है। यही जन बेसिकली जनपद का निर्माण करेगा। यही जनपद अल्टीमेटली आप समझने की कोशिश करिए तो निर्माण करेगा महाजनपद का सर, ठीक है। तो अगर आपको महाजनपदों को देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे जन का यूनिट का फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए हमने आज के क्लास के अंदर वैदिक एरा के दौरान जो सोशियो पॉलिटिकल यूनिट्स थे, इसके बेसिस के रूप में आपको खाली 10 राजन्य की कहानी बताई है। 10 राजन्य वॉज वन ऑफ द फियर्सेस्ट वॉर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वेयर दी 10 kings had fought against each other. On one side it was the Bharat dynasty fighting against the different dynasties. Based on the 10 Rajanya, we come to know about the geographical conditions, we come to know about the water sharing agreements, we come to know about the role of the Purohita into the administration. राज पुरोहित की वैल्यू क्या है सर, ठीक है। ये राज पुरोहित ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाणक्य जैसे लीडर्स के रूप में उभर के आएंगे, जब चाणक्य खुद भी राज पुरोहित के रूप में ही अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करते हैं, स्टेट फॉर्मेशन में मदद करेंगे और शासन चलाने में भी मदद करेंगे सर, ठीक है। तो लंबी कहानी है, बट मैं आपको खाली एक एक करके समझा रहा हूँ कि आपको जब इनको पढ़ना हो, व्हेन यू आर सपोज टू स्टडी देम सर, ठीक है, आप कैसे इसको पढ़ सकते हो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो किताबों में क्या होता है कि आप खाली इसकी फैक्ट्स याद रखते हो। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं आपको फैक्ट्स पढ़ाऊँ, मैं आपको एंशिएंट इंडिया से बैटल्स करवाऊंगा सर, ठीक है। तो आज हमने वैदिक एज को कवर किया है, कल हम लोग एक और सेशन लेंगे। सो इन द नेक्स्ट डेज विल बी कंटिन्यूइंग विथ वन मोर सेशंस वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर बैटल्स दैट हैव टेकन प्लेस। से फॉर एग्जांपल मैं चर्चा करने आऊँगा आपके साथ लेटर वैदिक पीरियड के बारे में सर, ठीक है, महाजनपद के दौरान में बुधा क्यों बने सर, है ना, वाई बुद्धा बिकेम बुद्धा, उसके पीछे भी आपको बैटल्स की इंपॉर्टेंस मिलेगी। बुद्ध के बारे में ये कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने उनकी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में ये लिखा है कि अगर बुद्ध ना बनते, अगर युद्ध की घोषणा ना होती सर, ठीक है, और वो युद्ध के पीछे का एक कारण भी है सर, ठीक है। तो मैं आऊँगा कल, उसके ऊपर आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट एज वेल कि इसके पीछे की कहानी क्या चल रही है। पर मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको समझ में आया कि भी 10 राजन्य का महत्व क्या है भारतीय इतिहास को लेकर सर, ठीक है। इसने भारत को नाम दिया है सर, ठीक है, भारत को संस्कृति दी है, भारत की ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है, भारत के कल्चर के बारे में पता चल रहा है, अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में हमको पता चल रहा है सर, ठीक है, कि कैसे राजा सुदस के साथ साथ अलग अलग वंश के राजा थे और ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन की शुरुआत थी सर, ठीक है। अब आगे जो है ये अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे छोटे जन थे, ये छोटे छोटे जन है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजन के समय पे हुआ, जैसे भारत वंश के राजा के बारे में बताया, वो अल्टीमेटली जनपद में कन्वर्ट हो जाएगा और जनपद अल्टीमेटली आप देखोगे तो महाजनपद की तरफ चले जाएंगे। ये महाजनपद का निर्माण कैसे होगा उसको मैं कल कराऊंगा, ये भी आउटकम ऑफ बैटल्स ही है सर, ठीक है। स्टेट इतने बड़े पावरफुल एंटिटी के रूप में ना बने होते अगर युद्ध ना हुए होते, दैट्स वेरी क्लियर कट। ओके, दी महाजनपदास फॉर्मेशन आर एन आउटकम ऑफ दी बैटल्स दैट वर फॉट्स, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अगर बैटल ना फाइट किए होते तो ये होता ही नहीं सर। खैर,
पर लंबी कहानी है, खैर अभी उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट लेट्स कंक्लूड दिस पार्ट एज वेल सर, ठीक है। तो आगे की जो स्टोरीज है उसको अभी ना करते हुए मैं आपको अवंती महाजनपद कैसे बनता है, कोशाल क्यों इतना पावरफुल बन गया सर, ठीक है, मगध का ग्रोथ कैसे होता है, अल्टीमेटली वो भी बैटल सेंटर की होता है, अशोक ने कलिंगी की लड़ाई की थी और अल्टीमेटली मगध में इतने सारे डायनेस्टीज कैसे पावर के ऊपर आए, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे सर, ठीक है। पर आज का सेशन इंट्रो सेशन था, तो प्लान ये है कि मैं आपको ग्रेजुअली इन सब बैटल्स के बारे में एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ाता रहूँ सर, ठीक है। और ये बैटल्स अल्टीमेटली कैसे पॉलिटिकल यूनिट का डेवलपमेंट करते हैं उसके ऊपर भी देखेंगे सर। खैर, अगर आप अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एज वेल, है ना। तो अभी वी हैव स्टार्टेड द जनरल स्टडीज टेस्ट सीरीज एज वेल। यू कैन यूज दिस कोड PN Live for any kind of subscription. In fact, we have got some optional test series running for you as well for 4 subjects, precisely maths, geography, PubAd and anthropology. आप ज़रूर से ये ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो और आप अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लीजिए। मैं तो आपको वही सजेस्ट करूँगा, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सो दैट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ तैयारी करने का मौका मिल जाए सर। खैर, तो आज यहाँ पे विदाई लेते हैं सर, ठीक है। आप हमारे डाउट दरबार सेशन को भी एनरोल कर सकते हो, ये स्कैन कर दीजिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। तो 13, 27, 14, 28 और 15, 29, मतलब अभी 27, 28 और 29 3 दिन तक आपको 5 बजे ये डाउट दरबार के सेशंस मिलेंगे। इनको भी आप ज्वाइन करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी ही फ्री में है सर, ठीक है। फ्री का मतलब है कि दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इरिस्पेक्टिव आप बेसिकली कोई भी प्रकार की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं और से पढ़ाई कर रहे हो, पर आपको डाउट्स है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो सर। खैर, चलिए आज ख़त्म करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।